क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा जो है परिवहन और संचार। सबसे पहला सवाल आता है कि इसको हम जीवन रेखा क्यों बोलते हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। आज आपने रोटी खाई है? अच्छा, इस रोटी की जर्नी के बारे में आप सुनोगे। किसी किसान के खेत में गेहूं उग रहा है। किसान फसल काटता है, उसे ट्रैक्टर पे लादता है, लेकर मंडी ले जाता है। फसल को उसने मंडी में बेच दिया। अब मंडी में फसल क्या करेगी? वहाँ से जहाँ आटा चक्की है, आटा मिल्स हैं, इसके जो ओनर्स हैं वो आते हैं ट्रक लेकर। वो मंडी से खूब सारा गेहूं खरीद के अपने मिल में ले जाते हैं। वहाँ पीस के आटा बन जाता है, उसकी पैकेजिंग होती है, फिर उसे दुकानों में भेजना है। या तो ट्रक में भेजते हैं या तो टेम्पो में भेजते हैं। अब आटा दुकान पहुँच चुकी है, अब हमें लाना है आटा। तो हम क्या करते हैं? साइकिल पे चले जाते हैं, बाइक पे चले जाते हैं, कार में चले जाते हैं, ऑटो में चले जाते हैं, पैदल चले जाते हैं, जाके दुकान से आटा खरीद के लाते हैं और घर में रोटी बनाते हैं। तो रोटी खाते वक्त इतनी लंबी जर्नी आप कभी सोचते हो? और देखो, जर्नी का जो हर स्टेज है इन दोनों को क्या कनेक्ट करता है? परिवहन। तो अगर कोई आपसे कहता है कि परिवहन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसको जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, बड़ा सिंपल सा आंसर ये है कि कोई भी माल या कोई भी सामान, कोई भी वस्तु अपने आप उठकर उत्पत्ति के जगह से खपत की जगह तक अपने आप नहीं जा सकता। फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन इट डज नॉट गो ऑन इट्स ओन, इट हैज़ टू बी टेकन। और इसलिए परिवहन बहुत ज़रूरी है। रही बात संचार की, एक स्टेज को पता लगना होता है कि अगले स्टेज में हो क्या रहा है। इसके लिए हम संचार माध्यम से यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको जीवन रेखा माना गया है। तो भारत की जो परिवहन व्यवस्था है ये 3 टाइप की है। एक है भूमिगत, एक है जलपथ और एक है हवाई। इन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। पहले भूमिगत को देखते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर में आते हैं सड़क। ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सड़क देश के किसी भी कोने तक चला जाता है। चाहे रेगिस्तान हो, चाहे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, चाहे ढलान हो, सड़क वहाँ तक चली जाएगी। दूसरा नंबर ये है कि सड़क बनाने की खर्च बाकी चीज़ों के खर्च से कहीं कम है, इसलिए सड़क बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है कि सड़क हर सेवा को हमारे घर के दरवाजे तक ले आती है, इसलिए सड़क बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, क्या आप जानते हो भारत की जो सड़क श्रृंखला है ये विश्व की सबसे अधिक है। 58.9 लाख किलोमीटर सड़कें हैं भारत में। ये एक विश्व का सबसे महान आंकड़ा माना जाता है। तो इन सड़कों को भी कई भाग किए गए हैं। सड़क 2 टाइप के होते हैं। एक है मेटेलिक रोड, मेटल रोड, जो धातु युक्त सड़क है, जो कंक्रीट से बनती है, सीमेंट से बनती है, कोल तार से बनती है, पिक्चर देखो। और एक होती है असिंचित कच्ची सड़क, ये देखो। अब इनको कैसे श्रेणियों में विभाग किया गया है उसको भी देखते हैं। जो सबसे नंबर 1 श्रेणी माना जाता है सुपर हाईवे, इसको कहते हैं हम गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी का सपना था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता ऐसे कनेक्ट होंगी, इसलिए इसे क्वाड्रिलैटरल या चतुर्भुज कहा गया था। आज की तारीख में उसमें 2 और कड़ी जुड़ गई हैं। एक है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक और एक है पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर तक, असम में सिलचर तक। तो आप देखो, खुद देखो कितना बड़ा एक श्रृंखला बन रहा है सुपर हाईवे का। और इसकी देखरेख का जिम्मेदारी है, बनाने का देखरेख का जिम्मेदारी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। दूसरे नंबर पे हम आते हैं नेशनल हाईवे, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। आज से कोई 500 साल पहले राजा शेरशाह सूरी ने एक सड़क बनाई थी पेशावर से लेकर कलकत्ता तक। इसको उस वक्त का राजपथ माना जाता था। ब्रिटिश ने इसी का नाम दिया ग्रैंड ट्रंक रोड। आज इसको 2 हिस्से में बांटा गया है। नेशनल हाईवे 1 जो चलती है अमृतसर से दिल्ली तक, और नेशनल हाईवे 2 जो दिल्ली से कलकत्ता को कनेक्ट करती है। आपने एक पिक्चर देखी होगी NH10, ये जानते हो कहाँ से कहाँ कनेक्ट करती है? सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक। क्या आप जानते हो सबसे लंबी हाईवे कौन सी है? NH7। ये चलती है वाराणसी से कन्याकुमारी तक और इसकी डिस्टेंस है 2369 किलोमीटर्स। नेशनल हाईवे का देखरेख करता है CPWT, यानी कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं राज्य राजपथ।
हर राज्य का जो कैपिटल होता है, राजधानी है, उसको जो कनेक्ट करते हैं जिला मुख्यालयों के साथ, ये इसको कहते हैं हम स्टेट हाईवे और राज्य राजपथ। और इसका देख रखाव का रिस्पॉन्सिबिलिटी है PWD, लोक निर्माण विभाग का। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब हम आएंगे जिला सड़कों पर। जिला सड़कों का देखभाल करते हैं जिला परिषद, और जिला सड़क जिला के मुख्यालय को हर ग्राम तक कनेक्ट करता है। और फाइनली हम आएंगे ग्राम सड़क पर, जो ग्राम को अगल बगल के कस्बों के साथ, अपने ग्राम के अंदर जो अगल बगल की जगह है उस सब को कनेक्ट करता है। ये है ग्राम पथ, और इसका देखरेख करती है ग्राम सभा। क्या आपने सुना है इसको, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? इसके तहत भारत के जितने गांव हैं सबको एक मेन शहर के साथ कनेक्ट करेगा एक अच्छी सी सड़क, जो हर मौसम में चलने लायक हो। एक और तरह की सड़कें हैं जिस पर हम ध्यान देंगे, और वो है बॉर्डर रोड्स, यानी कि सीमा सड़कें। इनको बनाते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। बॉर्डर रोड कहाँ पे है? भारत के जो उत्तरी बॉर्डर है, भारत के जो उत्तर पूर्व बॉर्डर है, इन सब की मिलिट्री इंपॉर्टेंस है, एक सामरिक महत्व है। इसलिए वहाँ सड़क बनना बहुत ज़रूरी है कि आर्मी को ले जाए वहाँ, सप्लाईज़ को ले जाए वहाँ, और वहाँ जो छोटे छोटे गांव हैं उन तक भी सेवा पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बॉर्डर रोड्स बनती हैं। सड़क के बारे में जब हम बात करते हैं, हमें एक और टर्म समझना पड़ेगा, जो है सड़क घनत्व, यानी कि हर 100 वर्ग किलोमीटर में कितनी सड़कें हैं। भारत में तो इतने सारे प्रदेश हैं, आप क्या जानते हो कि सबसे ज़्यादा घनत्व केरला में है, जहाँ हर 100 वर्ग किलोमीटर में 555 सड़कें हैं। तो बच्चों, हमने सड़कों में क्या क्या देखा? सुपर हाईवे, फिर हमने देखा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ज़िला सड़क, ग्राम सड़क, और फिर हमने बॉर्डर रोड्स देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं रेलवे पर। गए हो ना कभी रेलवे पर कूच चुक करते हुए? ये रेलवे एक बहुत इम्पॉर्टेंट साधन है, क्योंकि इसमें लोग देश के एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी तेज़ी से जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सामान को अगर ले जाना हो तो रेलवे ही बहुत अच्छा है। जो हमारे जैसे लोग जो हैं, हम कभी कहीं घूमने चले जाते हैं पर्यटन के लिए, या कभी तीर्थ स्थान में जाते हैं, या दूसरे शहरों में रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, तो ट्रेन में चढ़ के ही जाते हैं। तो ये ट्रेन बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेन की 3 किस्म की ट्रेन होती है ट्रैक के हिसाब से। एक चीज़ आप याद रखना कि ट्रेन की ट्रैक्स लगाने में काफ़ी एक्सपेंस ज़्यादा होती है, इसलिए हमने पहले भी कहा था कि सड़क के खर्चे कम होते हैं, ट्रेन लगाने के खर्चे ज़्यादा हैं। ये ट्रैक 3 टाइप के होते हैं। एक है ब्रॉड गेज ट्रैक, जिसमें एक पटरी और दूसरे पटरी के बीच का फासला है 5.5 फुट। दूसरा है मीटर गेज, जिसका दोनों का फासला है 3.3 फीट। और तीसरा है नैरो गेज, जिसका फासला है 2.5 फीट। तो इसमें अलग अलग साइज़ के ट्रेन इन पे चलती हैं। अब हम आएंगे पाइपलाइन पर। आपके घर में पानी कैसे आता है? ज़रा सोचो तो इसके बारे में। पानी का जो पंपिंग स्टेशन है, वहाँ से पाइपलाइन से पानी हमारे घरों तक पहुँचती है, एक शहर से दूसरे शहर जाती है, शहर से गाँव जाती है। तो ये पाइपलाइन एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। दूसरा काम पाइपलाइन का ये है कि जहाँ माइंस है ना, खाने हैं, खदानें हैं, वहाँ जो अयस्क निकलता है, ओर निकलता है, उसको पानी से मिलाकर एक घोल सा तैयार करते हैं, जिसको कहते हैं स्लरी। इस स्लरी को पाइपलाइन के माध्यम से रिफाइनरी तक भेजा जाता है। और तीसरे नंबर पे है ऑयल और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन। ये तो आप जानते ही हो कि जहाँ से ऑयल तेल के कुएं होते हैं, वहाँ से जब ड्रिलिंग करके ऑयल निकलता है, फिर उसको रिफाइनरी तक ले जाना पड़ता है, ये पाइपलाइन ले जाती है, और फिर रिफाइनरी से अलग अलग शहरों पे ये भी पाइपलाइन ही पहुँचाती है। तो सबसे बड़ा जो पाइपलाइन है वो है हाजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर, HBJ पाइपलाइन कहा जाता है। और भारत का सबसे पहला पाइपलाइन जो लगा था वो लगा था गुवाहाटी से लेकर बरौनी तक। और अभी रिसेंटली एक नई पाइपलाइन खुली है गुजरात में सलावा से लेकर मथुरा तक, ये पाइपलाइन आई है। तो बच्चों, भूमिगत में हमने क्या क्या देखा, फटाफट देख लेते हैं। सड़कें हमने देखी, ट्रेन हमने देखी, और फिर हमने देखा पाइपलाइन। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे जलपथ। जलपथ 2 टाइप के होते हैं, एक है इनलैंड जो हमारे भारत के अंदर है, और एक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। तो इनलैंड को पहले देखेंगे हम।
हमारे देश में 14,500 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज हैं। ये जो सारी नदियां हैं, इन सबको कनेक्ट करके ये वाटरवेज बनाई गई है। जो वाटरवेज हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नेशनल वाटरवे 1, जो हल्दिया को इलाहाबाद के साथ कनेक्ट करती है, और इसका लेंथ है 1620 किलोमीटर। ये जो सारी इनलैंड वाटरवेज हैं ना, इसमें मैकेनाइज बोट चल सकती है 5,500 किलोमीटर में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा माल बोट पे चढ़ा के ले जा सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, ये पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा दूषित नहीं करती है, इसलिए ये वाटरवेज इतनी इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वाटरवे। तो ये जो भारत की पठार आप देख रहे हो, इसकी जो लेंथ है ना, ये है 7,516 किलोमीटर। सोचो कितनी बड़ी लेंथ है। और इसमें 13 मेजर बंदरगाह है और 200 छोटे छोटे बंदरगाह है। मेजर बंदरगाह में है, आप देखो गुजरात से अगर स्टार्ट करो, कांडला, फिर मुंबई, फिर मैंगलोर, फिर कोचिन, इधर आप आ जाओ, फिर चेन्नई, एन्नोर, ऊपर चलो विशाखापट्टनम, पारादीप, फिर कलकत्ता, और इधर आप अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर आ जाती हैं। भारत का जो व्यापार होता है, इसका 95% इन अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से होता है। क्या आप इसको जानते थे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप ज़रूर याद रखना। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आएंगे हवाई ट्रैवल पर। हवाई ट्रैवल यानी कि विमान यात्रा, और इसमें भारत में घरेलू विमान है और अंतर्राष्ट्रीय विमान है। घरेलू विमान के जो हैं, जो भारत के अलग अलग शहरों को कनेक्ट करती हैं, ये बहुत तेज़ी से हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। काफ़ी कंफर्टेबल यात्रा भी होती है, पर इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। और हमारी जो घरेलू एयरलाइन है, उसमें है एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, इस तरह की एयरलाइंस हैं। हेलीकॉप्टर सेवा जो हमारी है घरेलू, उसको नाम है पवन हंस। आते हैं अंतर्राष्ट्रीय पे। हमारे जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने हुए हैं, वहाँ पे हर देश से प्लेन आते हैं। जैसे आपके आएंगे लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, KLM, सिंगापुर एयरलाइन, क्वांटस, ऐसे बहुत सारे प्लेन्स आते हैं। और भारत की जो मेन अंतर्राष्ट्रीय विमान है, वो है एयर इंडिया। तो बच्चों, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हमने देखा भूमिगत ट्रैवल, जिसमें आया सबसे पहले सड़क हमने देखा, उसके बाद हमने देखा रेलवेज, और उसके बाद हमने देखा पाइपलाइंस। फिर आया जलगत ट्रैवल, जिसमें हमने इनलैंड वाटरवेज देखी और हमने अंतर्राष्ट्रीय वाटरवेज भी देखी। फिर आया हवाई ट्रैवल, जिसमें हमने घरेलू एयरलाइन देखे और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं संचार के लिए। कभी ज़माना था, आपको अगर किसी को कोई खबर भेजनी होती थी तो हम पोस्ट ऑफिस में जाकर एक चिट्ठी भेज देते थे। अगर बहुत ज़रूरी खबर होती थी तो एक टेलीग्राम भेज देते थे, और उससे भी ज़रूरी होती थी तो हम टेलीफोन पे एक ट्रंक कॉल बुक करके वेट करना पड़ता था कि कब ट्रंक कॉल कनेक्ट होगा और हम बात करेंगे। तो समय बढ़ता गया, और पोस्ट ऑफिस के साथ साथ हमारे पास प्राइवेट कंपनीज़ ने स्टार्ट कर दिया कुरियर सर्विस। जल्दी से जल्दी आप अपना खबर भेज सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। और रही बात टेलीफोन की, सरकार ने जगह जगह पर पहले STD बूथ लगा दिए। अब हमें ट्रंक कॉल बुक करके घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। चले जाते थे STD बूथ, कुछ पैसे देते थे, डायल घुमाते थे और फ़ोन लग जाता था। और आज की तारीख में आप तो जानते ही हो, सबके हाथ में सेल फ़ोन है, जिससे बात करना है कर लो आप, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। ये तो रहा एक माध्यम संचार का। दूसरा माध्यम संचार का जो है जनसंचार का। बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ खबर पहुंचानी है। इसके लिए है न्यूज़पेपर, अखबार, इसके लिए है टेलीविज़न, और इसके लिए है रेडियो चैनल। एक ज़माना था जब 5-6 अखबार हुए करते थे, और आज तो पता नहीं कितने अखबार हो चुके हैं। टेलीविज़न चैनल देखो, पहले सिर्फ दूरदर्शन होता था, आज तो बहुत सारे हो गए हैं। वही रेडियो, पहले ऑल इंडिया रेडियो होता था, और आज कितने सारे चैनल हो गए हैं। आप भी तो बहुत सारे चैनल सुनते होंगे। और फिर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज ज़माना जो है, यह है इंटरनेट का ज़माना। www। आपको किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो, गूगल से पूछ लो। और कितने सारे ऐप्स आ गए हैं। आप बताओ, आपके फ़ोन पे क्या क्या ऐप्स लगे हैं? ये जो आप देख रहे हो हमारा वीडियो, ये आप यूट्यूब पे देख रहे हो। आप फेसबुक लगा होगा आपके पास, स्नैपचैट होगा, इंस्टाग्राम होगा, ट्विटर होगा। ऐसे दुनिया भर की ऐप्स आज आ गई हैं। तो बच्चों, संचार में हमने क्या देखा? एक तो था डाकघर, फिर आया कुरियर सर्विस, फिर एक तो था फ़ोन, फिर आया STD बूथ, फिर आए हमारे हाथ में सेलुलर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, और फिर हमने देखा समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न, और फाइनली इंटरनेट।
तो बच्चों, है ना ये जीवन रेखा भारत की अर्थव्यवस्था की? तो इसका जो सारांश है ये यहाँ पर है, इसको आप पढ़ लो। और आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार चैप्टर को फिर से पढ़ना और वीडियो को एक और बार देखना। ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में पिक्चर की तरह क्लियर हो जाएगा। तब आप अच्छे से अच्छे आंसर लिख सकोगे अपने ही शब्दों में। ढेर सारे नंबर आएंगे, हमें बताने मत भूलना। एक लाइक बटन दबा दो और आप सब्सक्राइबर बन चुके हो ना? नहीं हुआ तो सब्सक्राइब बटन और ये बेल बजा दो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस ला रहे हैं। इसको आप हर हफ्ते आपके फ़ोन पे अपने आप पहुंच जाएगा। देखते रहना। क से कोशिश।